नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों आज बात करते हैं मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाओं के बारे में। अब बात करते हैं मुद्रा के विकास के बारे में। दोस्तों मुद्रा का विकास या मुद्रा का जन्म, इस चीज़ को लेकर विद्वान अभी हैं वे एक मत नहीं है। उनका मानना है कि मुद्रा का आविष्कार एकमात्र क्या है, संयोग है। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयाँ थी उनको दूर करने के लिए, उनको सुगम बनाने के लिए भी मुद्रा का विकास किया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं विभिन्न बिंदुओं के आधार पर कि मुद्रा का विकास है किस प्रकार हुआ। तो पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर। दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में भी अपन इस बिंदु के अंदर पढ़ेंगे। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले किया जाता था, अर्थात इसमें दोहरे संयोग की स्थिति है वह देखने को मिलती थी। और इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, दोहरे संयोग की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही मुद्रा का विकास किया गया। दोहरे संयोग से तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति को कोई वस्तु बेचनी है तथा उस वस्तु की आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को हो तथा दूसरे व्यक्ति के पास विक्रय करने के लिए वह वस्तु हो जिसकी आवश्यकता पहले व्यक्ति को हो, तो यह वस्तु विनिमय होता है। मतलब मान लो कि हमें चीनी चाहिए, हमारे पास चाय पर्याप्त मात्रा में पड़ी है, हमारे किसी पड़ोसी को चाय की आवश्यकता है और हमें चीनी की आवश्यकता है, तो मैं उसको चीनी देने में सक्षम हूँ, वो मुझे चाय देने में सक्षम है। तो मतलब एक व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता थी, दूसरे व्यक्ति को के पास जो वस्तु है वह पहले व्यक्ति को चाहिए। तो इस प्रकार जो लेन देन है वह वस्तु विनिमय कहलाता था। आज भी अगर अपन साधारण तौर पर देखें तो अपने आस पड़ोसियों से अपन वस्तुएं हैं वे लेते रहते हैं। कभी उनके चाय कम हो जाती है तो चाय का अपन एक बर्तन में चाय डाल के दे देते हैं, उसके बाद उसी बर्तन में अपन कोई दूसरी चीज़ वहाँ से लेके आ सकते हैं जब अपन को ज़रूरत हो। तो ये वस्तु विनिमय था। तो प्राचीन काल में जो वस्तु विनिमय के माध्यम से ही जो बाजार व्यवस्था थी वह चला करती थी। दूसरी है धातु मुद्रा के रूप में। दोस्तों वस्तु मुद्रा का स्थान समय के साथ साथ धातु मुद्रा ने ले लिया, अर्थात प्रारंभ में धातु से बनी हुई वस्तुओं तथा धातुओं के टुकड़ों के द्वारा मुद्रा का जो कार्य है किया जाता था। इसके पश्चात इन पर मोहरें लगाई जाने लगी तथा समय के साथ साथ इन पर मूल्य भी लिखा जाने लगा। यह भी माना जाता है कि धातु के सिक्कों का उपयोग चीन, भारत तथा मिस्र में प्रारंभ हुआ था। धातु मुद्रा का हस्तांतरण सुविधाजनक नहीं था, इसके लिए धीरे धीरे पत्र मुद्रा का विकास हुआ। अब बात करते हैं पत्र मुद्रा के बारे में। धातु मुद्रा की जो सीमाएं थी उनके कारण पत्र मुद्रा का क्या हुआ, विकास हुआ। पत्र मुद्रा उन सभी दोषों से मुक्त थी जो धातु मुद्रा में हुआ करते थे। पत्र मुद्रा के उत्पादन में बहुत कम खर्चा आता था तथा इसका हस्तांतरण भी ज़्यादा क्या था, सुविधाजनक था। तो बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए पत्र मुद्रा की आपूर्ति भी क्या की जा सकती थी, आसानी से की जा सकती थी। अब बात करते हैं मुद्रा के विभिन्न कार्यों की तथा अर्थव्यवस्था में भूमिका की। पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। दोस्तों एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आधारभूत जो विशेषताएं हैं उनमें है विनिमय के माध्यम के रूप में या भुगतान के एक साधन के रूप में यह कार्य करती है। मुद्रा का यह कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जो समस्या है उसको भी समाप्त कर देती है। दूसरा है खाते की इकाई या मूल्य का मापक। इसका तात्पर्य यह है कि मुद्रा मूल्य के सामान्य मापक का भी कार्य करती है। इसकी सहायता से सभी वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तीसरा है विलंबित भुगतानों की मानक। दोस्तों मुद्रा वह इकाई होती है जिसके द्वारा स्थगित या भावी भुगतान है उसे सरलता से निपटाए जा सकते हैं। जो भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए टाल दिए जाते हैं वे भुगतान स्थगित भुगतानों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों ऋण भी एक प्रकार का स्थगित भुगतान है, अतः ऋणों को भी मुद्रा के रूप में चुकाया जाना सर्वाधिक सरल होता है। अगला कार्य है मूल्य का भंडार। दोस्तों लोग अपने धन तथा संपदा को मूल्य के रूप में या मुद्रा के रूप में रख सकते हैं। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में भी क्या करती है, कार्य करती है। मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य है मुद्रा की क्रय शक्ति से। मुद्रा का मूल्य एक
मात्र भंडार नहीं होता है, अन्य वस्तुएं तथा संपदाएं भी मूल्य के भंडार का क्या करती है, कार्य करती है तथा इसके संदर्भ में मुद्रा से प्रतियोगिता करती है। मूल्य के भंडार के रूप में मुद्रा विशिष्ट होती है क्योंकि यह सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति होती है। अब बात करते हैं मुद्रा के अन्य कार्य तथा अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका की। तो दोस्तों, मुद्रा की सहायता से मूल्यों का हस्तांतरण है वह और भी सुविधाजनक हो जाता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में साख को आधार प्रदान करती है। लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा बैंकों में मुद्रा के रूप में जमा करवाते हैं। इस जमा धन से बैंक साख का सृजन करते हैं। मुद्रा ने पूंजी को गतिशीलता प्रदान करके भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है उसको निभाया है। अब बात करते हैं बचत के बारे में। दोस्तों, बचत क्या होती है? बचत आय का वह हिस्सा होती है जिसका उपभोग नहीं किया जाता, बचत कहलाती है। अगला है साख। साख क्या होता है? एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को ऋण या उधार देना साख कहलाता है। अब बात करते हैं वित्तीय मध्यस्थों के बारे में। दोस्तों, वे व्यक्ति, संस्था या फर्म जो वित्तीय बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेने वाले के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं, वित्तीय मध्यस्थ कहलाते हैं। अब बात करते हैं साख के स्रोतों की। दोस्तों, साख के दो स्रोत हैं। कौन कौन से? संस्थागत तथा गैर संस्थागत। अब बात करते हैं संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों के बारे में। तो दोस्तों, संस्थागत स्रोत वे होते हैं जो सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पंजीकृत होते हैं। इनका नियमन, नियंत्रण तथा निर्देशन का कार्य सरकार व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अर्थात कहें तो ये सरकार के अंतर्गत या सरकार के निर्देशन में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इनके द्वारा न केवल लाभ के कार्य किया जाता है बल्कि सामाजिक दायित्वों की भी पूर्ति की जाती है। ये संस्थाएं गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को साख प्रदान करती है, ऋण देती है। अब बात करते हैं गैर संस्थागत स्रोतों की। दोस्तों, इन संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता, ये अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण साहूकार, महाजन, व्यापारी एवं एजेंट तथा रिश्तेदार आदि लोगों को शामिल किया जाता है। ये ऋण समय पर नहीं देने पर अनुचित तरीक़ों से भी ऋण को प्राप्त करते हैं तथा इनकी ब्याज की जो दरें होती हैं वे भी कोई निश्चित नहीं होती। अत्यधिक मात्रा में ब्याज दर पर ये ऋण या उधार देते हैं।